हाँ जी, डिस्टिंक्शन बिटवीन ए कंडीशन एंड ए वारंटी। कंडीशन और वारंटी का डिफरेंस इंपॉर्टेंट होता है। कंडीशंस, ये पॉइंट्स अगर रेडी कर रहे हो तो ना कोशिश करना कि 3 कॉलम डिफरेंस रेडी करो। इसको 3 कॉलम डिफरेंस कहते हैं, जिसमें बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन एंड देन मेन पॉइंट्स होता है। वैल्यू, a condition is a stipulation which is essential to a main purpose of the contract. Contract का main purpose होता है condition. A warranty is a stipulation which is collateral to the main purpose of the contract. Rights, aggrieved party can repudiate, ये चीज एक है कि वो cancel कर सकती है the contract of sale in case there is breach of condition, और यहाँ पे claim only damage. वारंटी अगर फेल हो रही है तो डैमेज हम क्लेम कर सकते हैं। ट्रीटमेंट, a breach of condition may be treated as a breach of warrant. A breach of condition may be treated as a breach of warranty. This would happen where the aggrieved party is contented with damages only. अगर मेन कंडीशन फेल हो रही है और वो सिर्फ डैमेज से पार्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो ये हम कह सकते हैं कि ब्रीच ऑफ वारंटी है। लेकिन ए ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए ब्रीच ऑफ कंडीशन। वारंटी अगर ब्रीच हुई तो हम ये नहीं कह सकते कंडीशन ब्रीच हुई है, ठीक है। लेकिन अगर कंडीशन ब्रीच हो गई है और आप सिर्फ डैमेज से सेटिस्फाइड हैं तो उस केस में आप उसको कह सकते हैं कि ये वारंटी ब्रीच हुई है। Now, a warranty, condition and warranties may be either expressed or implied. Expressed, writing में, implied, verbal. When terms of contract expressly provide for them, they are known as express conditions or warranties. Implied conditions or warranties are incorporated in every contract of sale unless the circumstances show a different intention. Implied conditions and warranties. इम्प्लाइड कंडीशन क्या है? अगर मैंने एग्जॉस्ट फैन खरीदा है तो उसका पर्पस क्या है? एग्जॉस्ट फैन चलेगा, फुल कैपेसिटी में चलेगा, ठीक है। अगर वो एग्जॉस्ट फैन लगाने के बाद ही नहीं चला तो क्या है? उसके लिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैंने खरीदा ही एग्जॉस्ट फैन, उसके जो मेन फंक्शन है उसके लिए है, तो वो वही काम नहीं कर रहा तो क्या फायदा, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ इम्प्लाइड कंडीशंस एंड इम्प्लाइड वारंटीज। नाउ इम्प्लाइड कंडीशंस क्या होती है? Implied conditions are those which the law incorporates into the contract unless the parties agrees to the contract. Law उसके अंदर डालता है conditions जब तक कि आप किसी conditions को दोनों parties मिलके remove ना कर रहे हो। Condition as to title, condition as to title, title का मतलब कंडीशन एज टू टाइटल, यानी अगर मैंने कोई चीज खरीदी है तो मैं क्या चाहूंगी कि अब मैं इसकी ओनर होनी चाहिए। तो एज टू टाइटल मतलब जैसे ही मैंने सेल लिया तो मैं उसकी ओनर बन गई। टाइटल का सिंपल मतलब होता है मालिक, मुझे वो उसका ओनर बनना चाहिए, ओनर। In every contract of sale, there is the implied condition that the seller has the right to sell the goods. This condition is called condition as to title. If a person sells goods without having title to it, the buyer is entitled to reject the goods and can recover the purchase price from the seller. मुझे अगर टाइटल नहीं मिला तो मैं क्या करूंगी उस गुड्स का? मैंने कोई चीज खरीदी है तो वो मेरी होनी चाहिए। कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, where goods are sold by description. Description, फूड मटेरियल है, आपने उसको डिस्क्रिप्शन से परचेज किया है। पिज्जा है, पिज्जा परचेज किया है, पिज्जा के ऊपर जो जो चीजें लिखी गई कि इसकी टॉपिंग में ये होगा, ये होगा, ये होगा, व्हाट इज इट? आपने वो पिज्जा को उसके डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे परचेज किया है। अगर उसमें वो फेल है, अगर वो चीजें नहीं है तो आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शैल कोरस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन। इफ दे आर नॉट, द बायर में रिजेक्ट देम और एक्सेप्ट देम एंड क्लेम डैमेजेस। या तो आप उसको रिजेक्ट करेंगे या फिर अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो उसको डैमेज क्लेम करेंगे। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। A wants to sell his typewriter. A says to B, an intending buyer who has not seen the machine, that it is a brand new machine. B agrees to purchase it. On delivery, B finds that the machine is old and repaired. B can repudiate the contract and return the machine to A and claim damages. ठीक है, जो आपने डिस्क्रिप्शन के साथ सेल किया है वो डिस्क्रिप्शन उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। कंडीशन एज टू सैंपल, आपने सैंपल दिखाया, जो सैंपल आपने दिखाया वही चीज आप डिलीवर करोगे। अगर आप उससे अलग डिलीवर करते हो तो आपकी कंडीशन फेल है, क्योंकि जो भी बल्क गुड्स हम से परचेज करते हैं वो हमेशा सैंपल के बेसिस पे होता है।
The buyer shall have a reasonable opportunity to compare the bulk with the sample, that the goods shall be free from latent defects, defects which are not discoverable as on reasonable examination. Condition as to description and sample. आप देखो, पहला था सिर्फ डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे आपने ले लिया, सैंपल नहीं देखा. दूसरी परचेज हुई आपकी सैंपल के बेसिस पे, कोई डिस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं था. तीसरी आपकी परचेज है डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल, यानी आपका डिस्क्रिप्शन भी है और सैंपल भी है, तो आपकी सेल डिस्क्रिप्शन और सैंपल दोनों पे प्रॉपर होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए. एग्जाम्पल है, ए सेलर अंडरटेक्स टू सप्लाई 100 tons of java sugar warranted to be equal to the sample. The sugar when supplied corresponds to the sample but it is not java sugar. अब जो दोनों चीजें हैं, एक तो उसने क्या कहा, जावा शुगर होगी, और फिर उसने सैंपल भी दिखाया कि ये वाली शुगर होगी. सैंपल तो डिलीवर कर दिया आपने, लेकिन वो जो डिस्क्रिप्शन था वो चीज नहीं थी, तो ये सेल जो है वो कैंसिल हो सकती है. कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी. जिस पर्पस के लिए है, फिटनेस के लिए है, या जो क्वालिटी है उसकी वो होनी चाहिए. एज ए जनरल रूल, अगर वो दोनों चीजें नहीं है तो आपकी सेल कैंसिल हो जाएगी. कुछ समय पहले ना हमने एक ट्रेडमिल खरीदी थी, काफी ब्रांडेड ट्रेडमिल थी, और उन्होंने मुझे कहा था कि इतने केजी का, क्योंकि जो हमारे मेंबर्स हैं वो काफी हैवी है, तो इतने केजी का पर्सन इसके ऊपर इस स्पीड तक चल सकता है. ठीक है, हमने उसको जो सैंपल हमने जो जहाँ पे देखा था, जिसको चेक किया था, वो सही वर्क कर रही थी, हमने वो वाला ब्रांड परचेज कर लिया. आने के बाद हमने नोटिस किया कि उसके बाद वो शेक करती हैं. अगर हम उस स्पीड पे जाते हैं और उतने केजी के साथ जाते हैं तो वो मशीन शेक करती है, और उसमें जो उसकी बेल्ट होती है वो बीच में कट कट करके रुकती भी है. तो व्हाट इज दैट? आपने जो फिटनेस के लिए हमें कहा, जो क्वालिटी हमें डिलीवर की, वो नहीं थी. तो हमने उसको 1 महीना यूज किया, वो चीजें देखी, उनको इंस्पेक्शन के लिए बुलाया कि अगर इसमें कोई डिफेक्ट है तो आप ठीक कर दीजिए. जब वो नहीं कर पाए तो हमने क्या किया, उसको पैक किया और उन्हें बोला आप वापस ले जाओ और हमारा अमाउंट वापस करो. दिस इज दैट. जिस चीज के लिए हमने खरीदा है, जो उसकी फिटनेस है, जो उसकी क्वालिटी है, वो हमें देनी चाहिए. कंडीशन एज टू मार्केटेबिलिटी. नाउ व्हाट इज दैट? क्या होती है मार्केटेबिलिटी? नॉर्मल काम करने के लायक, नॉर्मल क्वालिटी मैम शायद नहीं, क्वालिटी अलग है. मार्केटेबिलिटी मतलब जिस प्रोडक्ट को आप खरीद रहे हो उसका जो बेसिक वर्क है उसे वो करना चाहिए. इसलिए मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ, नॉर्मल काम करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे दिया हुआ है ए वॉच, उसका टाइम काम क्या है? नॉर्मल टाइम आपको दिखा है. अब आप एक वॉच परचेज करके आए, उसका सेल भी आपने नया डाला, लेकिन सेल नया डालने के बाद आप देखते हैं कि वो वॉच जो है वो धीरे धीरे 24 घंटे में 5 मिनट पीछे हो जाती है. क्या फायदा? नॉर्मल जो उसका काम है, टाइम तो दिखा रही है ना. अगर वो सेलर बोलेगा कि टाइम तो दिखा रही है, बट टाइम दिखा रही है क्या मतलब? टाइम तो उसको एक्यूरेट दिखाना चाहिए. या मेरे पास एक वॉच है, ये जो पीछे दिख रही है ना, ये वॉच हर 1 महीने में 15 से 16 मिनट ऑटोमेटिक आगे चली जाती है. एवरी मंथ मुझे इसे उतार के इसका टाइम ठीक करना पड़ता है. क्या है? टंगी तो है, लेकिन ये मेरे फायदे के लिए नहीं है, क्योंकि एवरीडे मेरे माइंड में ये होता है कि पता नहीं कितना मिनट आगे दिखा रही है. अभी भी ये शायद 20 मिनट आगे होती है. ये ऑटोमेटिक होती है. ठीक है, तो ये चीज मतलब जिस पर्पस के लिए वो चीज ली गई है वो अपना नॉर्मल फंक्शन करे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना करे तो एटलीस्ट नॉर्मल फंक्शन करे. अब उसमें दूसरा एग्जांपल दिया है आपके पास, ए पेन दैट विल नॉट राइट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज मार्केटेबल. ठीक है, पेन है, वो नहीं लिख पा रहा है. कंडीशन एज टू होलसमनेस. होलसमनेस पहले भी हम ये वर्ड पढ़ चुके हैं. होलसमनेस आता है ईटेबल्स के लिए, फूड आइटम. Condition is applied only in a contract of sale for eatables.
or provisions. In such cases, the goods supplied must not only answer to description and be marketable, but also be wholesomeness. पूरा होना चाहिए. ऐसा एक दिन मैंने आपको समोसे का एग्जांपल दिया था कि अब हमने समोसे लिए तो हमने उसको पूछ के लेंगे ना कि ये फ्रेश है, और वहीं पर उसके सामने उस समोसे को खा के देखना या हर समोसे को तोड़ के देखना, या अगर हमने 15 समोसे लिए हैं और उसमें से उसने हमें 3 समोसे खराब दिए हैं, तो अब हम उसे तो हमने एक पीस तो चलो फिर भी ऊपर से देख लिया, बट हर समोसे को तो हम नहीं चेक करते रहेंगे और 3 उसने हमें खराब दिए. तो ये फूड के कि जो आपने प्रोडक्ट दिया है, जितना दिया है वो पूरा सही क्वालिटी का होना चाहिए. In such cases, the goods supplied must not only answer to description and marketing wholesomeness. In other words, the goods must be free from any defect which makes them unfit for human consumption. ठीक है. ये यहाँ पे एक बार में आपको पूरा चार्ट दे दिया गया है कि कंडीशंस क्या होती है, इम्प्लाइड कंडीशंस ये दी हुई है और इम्प्लाइड वारंटीज ये दी हुई है. ठीक है, ये चार्ट से आप लोग लर्न कर सकते हैं इसको. Now come to the implied warranties. In the absence of a contract to the contrary, the following warranties are implied in every contract of sale. First क्या है? Warranty of a quiet possession. नीचे देख लेते हैं. Warranty of a quiet possession, freedom from encumbrances as to fitness. और एक पॉइंट रह गया, disclosing the dangerous nature of goods to the ignorant buyer. Now, what is warranty of quiet possession? Warranty of quiet possession. In a contract of sale, there is implied warranty that the buyer shall have and enjoy good possession of the goods. In case the buyer is in any way disturbed, he has a right to sue the seller for damages. Such a situation arises when the seller's title to goods is defective. Quiet possession. मतलब अगर मैंने किसी आइटम को परचेज किया, तो अब परचेज करने के बाद मुझे और, हेलो, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बिल्कुल क्लियर है? Yes, ma'am. स्क्रीन भी क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, ठीक है. क्वाइट पोजीशन का मतलब कि एक बार मेरी सेल डीड हो गई, मैंने आपको पूरा पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने के बाद मैंने मटेरियल का पोजीशन भी ले लिया, तो अब मुझे किसी और पार्टी से कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए. कोई और आके बोले कि ये मेरा है, या आप कल मुझे डिस्टर्ब करें कि ये तो किसी और का था, या उसमें कोई डिफेक्ट आए, वो वैसा नहीं है. मैंने जो प्रोडक्ट लिया तो वो मैं अब पीसफुली उस प्रोडक्ट को एंजॉय करूं. दैट इज वारंटी ऑफ क्वाइट पोजीशन. ठीक है. टाइटल में डिफेक्ट है, कल कोई और आ रहा है, ये उसका था, ये उसका था, ये ऐसा था, मतलब जो भी कंडीशन है, नो नथिंग, अब ये गुड्स मेरा है, मैं उसको एंजॉय करना चाहिए. दिस इज द वारंटी ऑफ क्वाइट पोजीशन. वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम इनकम्बरेंस. There is an implied warranty on the part of the seller that the goods shall be free from any charge or encumbrance in favor of any third party. जो भी मुझसे गुड्स, जैसे सपोज मैंने कोई कार खरीदी, सेकंड हैंड कार खरीदी. इनकम्बरेंस का मतलब क्या होता है मैम? इनकम्बरेंस का मतलब होता है डिस्टरबेंस. वही एग्जांपल और क्लियर कर रही हूँ आपको. एक लाइव एग्जांपल देती हूँ. एक फ्लैट खरीदा, ठीक है, बिल्डर से फ्लैट खरीदा गया. फ्लैट के जितनी भी पेमेंट्स थे, जो भी चीजें थी, जो भी पेपर साइन होने थे, वो सब करके बिल्डर को दे दिया गया. पूरा पेमेंट बिल्डर को दे दिया गया. देने के बाद अब क्या है, आपके कोई और टर्म्स नहीं है, तो अब मुझे बिल्डर के साइड से कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, और ना ही उस फ्लैट को लेके किसी और पार्टी से कोई डिस्टरबेंस होना चाहिए. फ्लैट ले लिया गया, उसमें हमने एंट्री कर ली. एंट्री करके हमें शायद 6-7 महीने हो गए. 6-7 महीने के बाद इंश्योरेंस कंपनी आती है एक, और इंश्योरेंस कंपनी आके बोलती है कि ये फ्लैट तो हम सीज कर रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर जो लोन लिया गया है वो अभी तक पे नहीं किया गया. हमने तो कोई लिया नहीं. हमने बिल्डर को कॉन्टेक्ट किया, पता चला बिल्डर साहब ने उस फ्लैट को पहले किसी और को सेल किया था. पूरा सेल नहीं हुआ था, उनको अलॉट किया था, और वो पर्सन ने उसके ऊपर उस इंश्योरेंस कंपनी से लोन लिया था. उसके बाद वो पर्सन ने बिना लोन को कैंसिल किए, बिना कुछ चेंज किए इस फ्लैट को चेंज कर लिया. उन्होंने किसी और फ्लैट को ऑप्ट कर लिया.
वो डीलिंग उनकी बिल्डर और उस पर्सन के बीच में हो गई। अब ये फ्लैट फिर बाद में हमें सेल किया गया, तो क्या मतलब हुआ, अब हमारे लिए कितनी टेंशन हो गई, क्योंकि अब हमें बिल्डर को कहना पड़ रहा है कि वो पर्सन से आप एड्रेस चेंज कराइए, उनको बोलिए कि वो इंश्योरेंस कंपनी से जाके बोले। यानी जो हमारा एक फ्रीडम था, जो हमारे राइट्स थे, उस पर डिस्टरबेंस आ गई। अब हमें एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, और वो काम करने के पहले जब तक ये क्लियर नहीं हुआ था कि कौन है ये इंश्योरेंस कंपनी, क्यों आके हमें नोटिस देके जा रही है कि हम ये फ्लैट को ले लेंगे, तब तक हमें टेंशन हुई। ठीक है, हमारी पीसफुल लाइफ में डिस्टरबेंस आ गया। तो वारंटी मतलब ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया फ्लैट से लेके, ऐसी किसी भी और चीज में कोई और किसी का डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए। इज इट क्लियर अरुण? Yes, ma'am. Now, warranty as to fitness. An implied warranty or condition as to quality or fitness for a particular purpose may be annexed by the uses of trade. जिस पर्पस के लिए, जिस चीज के लिए हमें यूज करना है, उसकी क्वालिटी और उसकी फिटनेस वो प्रोडक्ट होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ट्रेडमिल का, ट्रेडमिल मैंने जिस पर्पस से ली गई है वो उसमें फिट होनी चाहिए। अगर वो उसमें फिट नहीं है, वो धीरे धीरे लाइट वेट को लेके तो चल सकती है, तो मुझे फायदा नहीं है ना। मुझे तो हैवी वेट पर्सन के लिए और एक फास्ट स्पीड, क्योंकि यंग पर्सन के लिए ले रहे हैं तो वो लोग फास्ट स्पीड पे चलते हैं, अगर वो उस पर्पस को सर्व नहीं करिए तो वो प्रोडक्ट मेरे लिए वेस्ट है। तो वारंटी एज टू फिटनेस, या तो आप उसको फिट कर दीजिए, अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ स्लाइट डिफेक्ट है तो आप उसे फिट कर दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप फिट नहीं कर सकते तो उसको उठा के ले जाइए। वारंटी फॉर डिस्क्लोजिंग द डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स टू द इग्नोरेंट बायर। इग्नोरेंट बायर मतलब अगर कोई प्रोडक्ट डेंजरस नेचर का है तो वो चीज वहां पे डिस्क्लोज करनी चाहिए, उस प्रोडक्ट के साथ डिस्क्लोज करनी चाहिए। केमिकल लेके जा रहे हो, पेट्रोल लेके जाते हैं, केमिकल ले, केमिकल के जो डब्बा है, पता है सबको कि ये केमिकल डेंजरस है, अगर कहीं गिर गया तो इसका बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो लेकिन ये चीज उसकी बोतल पे भी लिखी होनी चाहिए ना, डिस्क्लोज करो। अदरवाइज आप एक बार उसको बायर को बताओ कि ये इस तरीके से आपको नुकसान कर सकती है, आप इसको प्लीज कॉन्शियसली स्टोर करें और यूज करें, ये चीज आपको बतानी पड़ेगी। थर्ड implied warranty on the part of the seller is that in case of goods sold are of dangerous nature, he must warn the ignorant buyer of the probable danger. उसको पूरी probable danger, आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है इसके बारे में सेलर को बताना पड़ेगा। If there is a breach of this warranty, the buyer is entitled to claim compensation for the injuries caused to him. अगर आप नहीं बताओगे और बायर को कुछ लॉस हो गया कुछ, तो उसको आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। ये किसके केस में होता है? लाइक केमिस्ट, कुछ मेडिसिन होती हैं जो वो बताता है कि इसको खाने के बाद थोड़ी सी नींद आएगी तो आप इसको खा के ड्राइव ना करें, कहीं बाहर ना जाएं, अकेले ट्रेवल ना करें, ये चीजें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की मेडिसिन। अब देखो हर मतलब जो मेडिसिन वाले होते हैं वो आपको बताते हैं कि ये थोड़ी सी नींद आएगी, ये कब सिरप है, इसको कब खाना, इसे रात में ही खा के सोना, ये मत सोचना कि आज रात मिस हो गया तो कल सवेरे ही खाना। Is it clear to all of you? Yes, ma'am. अभी समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. अच्छा, इसके बाद ये वारंटी हो गया, कंडीशंस हो गया। Then next is the performance of the contract of sale. अभी क्या बचा है मेरे पास? 2 पॉइंट बचे हैं, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल एंड सेकंड इज राइट्स ऑफ अनपेड वेंडर, और लास्ट पॉइंट है ऑक्शन ऑफ सेल्स। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंप्लीट करूं? कुछ तो बोलो। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, चलो इसको, इस पॉइंट को कवर कर लेते हैं। Performance of the contract of sales means due discharge of the contractual obligation by both the parties to the contract, that is buyer and seller. ये performance जो हमने contract of goods में पढ़ा था वही है, ये contract of goods, contract act में जो हमने पढ़ा था वही चीजें। तो
इसमें क्या परफॉर्म ड्यू होती है, जैसे सेलर है, दो लोग होते हैं, सेलर और बायर। सेलर का क्या होता है कि डिलीवरी करो, टाइम पे करो, और जो प्लेस हमारा डिसाइड हुआ है उस प्लेस पे करो, ये ऑब्लिगेशन उसको कंप्लीट करना चाहिए। बायर को क्या है, डिलीवरी है तो उसको एक्सेप्ट करिए आप, और एक्सेप्ट करते हैं या जो भी आपकी पेमेंट कंडीशंस है, कुछ एडवांस चाहिए या बाद में पे करनी है तो आप उसको प्लीज पे कीजिए। जब ये सारे काम पूरे हो जाते हैं तो हम कहते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंप्लीट हो गया। बस यही पढ़ना है हमें यहाँ पे। ड्यू डिस्चार्ज हो गया, देन जो भी टाइम कहा गया है, जो भी प्लेस कहा गया है, और यहाँ पे दिया हुआ होगा buyer is to accept the goods or pay the price agreed upon. इतना ही obligations है। Performance of a contract involves two things: timely delivery on the part of the seller and payment of the price as per the contract terms of the contract of the buyer. ये हो गया performance of contract. Delivery means voluntary transfer or possession of goods from one person to another. ये हम पहले डेफिनेशन देख चुके हैं। क्या है इसका, सेक्शन 2 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट में थी। फर्स्ट डे हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था डिलीवरी का सेक्शन, बहुत अच्छा सेक्शन है इसका, 2(2). ठीक है, इतना ही डिफाइन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 2। डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नाउ कम टू द मोड्स ऑफ डिलीवरी। Delivery of goods may be of three different ways: actual delivery, symbolic delivery, and constructive delivery. Now, what is actual delivery? What is symbolic delivery? Example से clear हो जाता है। The seller of a car hands over the car to the buyer. Actual delivery यानी मैंने जो गुड्स है आपको दे दिया, फिजिकल फॉर्म में दे दिया, पूरी हैंड ओवर कर दिया आपको, एक्चुअल डिलीवरी हो गई। ग्रोसरी शॉप में जाओ, जो जो आइटम खरीदे हैं वो आइटम वो हमें दे देते हैं और हम उसका पेमेंट करके बाहर आ जाते हैं शॉप के सब कुछ लेके, दैट इज एक्चुअल डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी, एक्चुअल मटेरियल नहीं मिला है, एक्चुअल मटेरियल नहीं मिला है, लेकिन कुछ ऐसा एक्शन हुआ है जिससे पता चलता है कि हमें डिलीवरी कंप्लीट हो गई है। ये किस केस में होता है, व्हेन द गुड्स इज बल्की और इनकैपेबल ऑफ एक्चुअल डिलीवरी। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, वेयर हाउस में सीमेंट की बोरियां स्टोर है, पूरा वेयर हाउस फुल है, इसकी एक्चुअल डिलीवरी लेना और देना दोनों थोड़ा मुश्किल काम है, थोड़ी डिफिकल्टीज है। तो इसमें क्या होता है, जो वेयर हाउस इंचार्ज है वो उस गुड्स का एक सर्टिफिकेट, एक टाइटल डॉक्यूमेंट टू टाइटल ऑफ गुड्स हमें दे देता है, या उस वेयर हाउस की कीज हमें दे दी जाती है। अब वो वेयर हाउस का रेंट आप पे कीजिए, तो जैसे ही वो वेयर हाउस की की डिलीवर्ड हो गई, इसका मतलब डिलीवरी कंप्लीट हो गई। अब हम उस वेयर हाउस में जो मटेरियल रखा है, वेयर हाउस के ओनर नहीं हो जाते, वेयर हाउस में जो मटेरियल रखा है अब हम उसके ओनर हो जाते हैं। दिस इज सिंबॉलिक डिलीवरी। The means of obtaining possession of the goods of delivery by the seller to the such delivery is called the symbolic. Handing over the key, ये दिया हुआ है यहाँ पे, key of a warehouse to the buyers is a symbolic delivery. Now, what is constructive delivery? ये है आपका modes of delivery. Constructive delivery. A says to B 50 kg of wheat lying in C's godown. A gives an order to C asking him to transfer the goods to B. C assents to such order and transfer the goods in his books to B. A then hands over the order to B. This is a constructive delivery. उसने सिर्फ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में आप देखोगे क्या किया है, सिर्फ एंट्री हुई है। दिस इज कंस्ट्रक्टिव। ना तो उसने एक्चुअल डिलीवरी दी, ना उसने सिंबॉलिक डिलीवरी दी, सिर्फ एंट्री से जो दे दी, दैट इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। Where the third party who is in possession of goods of the seller at the time of sale acknowledges, ये word important है,
कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी में एक्नॉलेज कर रहा है कि ये आपका मटेरियल है, उसके गोदाम में 50 kg से ज्यादा वीट स्टोर होंगे। ऐसा होता है कि वीट का जो गोदाम है, सपोज उसके अंदर 1000 कुंटल ऑफ गुड्स वीट स्टोर है, तो ये 1000 कुंटल जब सेल होते हैं तो फिर वो इसी तरीके से सेल होते हैं कि 100 kg एक का है, उसके नाम पे हो गए, 200 kg एक के हैं, 500 kg एक के हैं। तो ये जो है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है। क्लियर है? यहाँ से कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी का एक्नॉलेजेस वर्ड जो है वो कीवर्ड है। हाँ ना, बहुत देर हो गई, किसी की आवाज नहीं सुनाई दी, कोई क्वेश्चन? यस मैम। बस एक ही की आवाज आई, बाकी मैम इधर ही है। यस मैम। बाकी ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि विनीत आप कुछ ट्रेवल कर रहे हो क्या? मुझे तो कार की आवाज आई। नहीं मैम, वो मैम नोटिफिकेशन आ रहा है। अच्छा अच्छा, दूसरे भी नोटिफिकेशन पे एक्टिव रहते हो? नो मैम, नेट ऑन है ना मैम, वो आते रहते हैं यूट्यूब वगैरह से मैम। तो मैं म्यूट करना भूल गया था, तो म्यूट ही है मैम। माइक खोला ना तो मैं ओके। अब आ जाओ रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। सेक्शन 31 to 44 provides certain rules with regard to delivery of goods. अब इसमें क्या आ जाएगा? मोड ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, buyer to apply for delivery, place of delivery, time of delivery, goods in possession of a third person, cost of delivery, delivery of wrong quantity or installment delivery, delivery to carrier or warefronter, risk where goods are delivered at distance place, buyer's right of examination of goods. इतना पढ़ेंगे, ठीक है? इसके बाद जो पॉइंट्स हैं वो हम कल ले लेंगे, राइट्स ऑफ अनपेड वेंडर, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और बचा हुआ है, ऑक्शन सेल। ये दो पॉइंट कल कवर करेंगे। आ जाओ पहले पॉइंट पे। Mode of delivery. The mode of delivery of goods is provided in section 33, which says the delivery of goods sold may be made by doing anything which the parties agree shall be treated as delivery, or which has the effect of putting the goods in the possession of the buyer. कुछ भी ऐसा करना जो हमारे टर्म्स में डिसाइड हुआ था, उसे कहेंगे कि हमें इस तरीके से डिलीवरी करनी है। अगर मैंने कहा कि मुझे इतने इतने अमाउंट के पाउचेस चाहिए, जैसे वहां पे था 500 ml का पाउच चाहिए, 500 ml के पाउचेस आपको जितने चाहिए उतने रेडी हो गए हैं, उतने रेडी होके आपने जहां कहा वहां तक हमने दे दिए हैं, या हमने रेडी करके अपने शॉप में रख लिए हैं। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप डिलीवरी लेके जाएंगे, तो वो डिलीवरी हमारी तरफ से कंप्लीट हो गई है, ठीक है? या आपने कहा कोरियर से भेज दीजिए, हमने कोरियर के ऑफिस जहां भी कोरियर है, कोरियर वाला हमसे ले गया, करेक्ट एड्रेस पे ले गया, डिलीवरी कंप्लीट हो गई, ठीक है? या फिर कोई भी ऐसा एक्ट हुआ जो हमारे बीच में डिसाइड हुआ हो, एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव, वो काम कंप्लीट हो गया, डिलीवरी कंप्लीट हो गई। दिस इज मोड ऑफ डिलीवरी। मोड ऑफ डिलीवरी के केस में कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे ही डिसाइड हो जाता है कि हम डिलीवरी किस तरीके से देंगे। डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस, डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस आर कंकरेंट कंडीशंस। कुछ ऐसी कंडीशन है, unless otherwise agreed upon. In other words, seller must be ready and willing to pay delivery, and buyer must also be willing to take delivery and willing and ready to pay the price. दोनों को रेडी होना चाहिए डिलीवरी लेने के लिए, पेमेंट करने के लिए। सेलर को रेडी होना चाहिए कि डिलीवरी देने के लिए या पेमेंट लेने के लिए, और बायर भी विलिंग होना चाहिए डिलीवरी लेने के लिए। ए एग्रीज एंड डिलीवर हिज कार टू बी, एंड बी इन टर्न पेज प्राइस फॉर इट। दोनों पार्टी रेडी हैं। Delivery of goods and payment of price. Now, effect of part delivery. A delivery of part of goods in process.
in progress of the delivery of the whole has the same effect for the purpose of passing the property in such goods as a delivery of the whole, but a delivery of part of the goods with an intention of severing it from the whole does not operate as a delivery of the remainder. मतलब क्या है? आपने अगर पार्ट डिलीवरी ली है इस इंटेंशन से कि अगला पार्ट भी आप लेंगे, तो ये माना जाएगा कि होल पार्ट का एक पोर्शन डिलीवर आपको हो गया है। जैसे फर्नीचर्स है, किसी हॉस्पिटल के लिए फर्नीचर ऑर्डर किया गया है, पूरे हॉस्पिटल का फर्नीचर ऑर्डर किया है। अब आप सोच सकते हो कि जिसको भी आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया उसके पास एक लॉट में पूरे हॉस्पिटल का फर्नीचर एक साथ वो डिलीवर करे, ये पॉसिबल नहीं है। इतना फर्नीचर स्टोर करने के लिए वो बनाता जाएगा, मैन्युफैक्चर करता जाएगा और स्टोर करता जाएगा, तो उसको तो कितना बड़ा गोदाम चाहिए होगा। इस केस में क्या करता है, अगर वो 3 लॉट्स में आपको फर्नीचर की डिलीवरी करता है, यानी क्या कर रहा है, पार्ट डिलीवरी कर रहा है आपको, तो ये जो पार्ट डिलीवरी है वो होल डिलीवरी का ही पोर्शन माना जाएगा। हाँ, लेकिन डिलीवरी कंप्लीट तब मानी जाएगी जब थर्ड लॉट भी वहां डिलीवर हो जाएगा, तब हम ये मानेंगे कि ये थर्ड लॉट क्या है। ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम। ये है इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। पार्ट डिलीवरी भी हो रही है, यानी कि ये भी डिलीवरी, होल डिलीवरी का पोर्शन कम कर दी जा रही है, डिलीवर्ड हो रहा है गुड्स। नाउ बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। अगर कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास डिलीवरी, हम बायर कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली मटेरियल रेडी कर लेते हैं और बायर हमें बाद में बताता है कि ये पोर्शन कहाँ डिलीवर करना है। सपोज कोई कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसके 3 हॉस्पिटल्स बन रहे हैं और तीनों हॉस्पिटल में पूरा फर्नीचर उसको देना है, तो उसने एक ही कॉन्ट्रैक्ट प्लेस किया है। कॉन्ट्रैक्ट उसने अपने अकॉर्डिंगली मैन्युफैक्चरर को प्लेस कर दिया। जब उसका मटेरियल रेडी हो जाएगा तो ये जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो बताएगी कि अब इस लॉट को आप किस हॉस्पिटल में डिलीवर करो, इस लॉट को किस में दो, इसमें कहाँ दो, कौन सा फर्नीचर पहले कहाँ दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये है कि यहाँ पे बायर अप्लाई करेगा डिलीवरी के लिए। बायर अप्लाई करने का मतलब बायर इन्फॉर्म करेगा कि हाँ आपका ये लॉट रेडी हो गया, अब वो वहां डिलीवर कर दीजिए। Apart from any express contract, the seller of the goods is not bound to deliver them until the buyer applies for delivery. सेलर सिर्फ लॉट रेडी करने की इंफॉर्मेशन देगा कि मेरा ये लॉट रेडी है, बायर उसको बताएगा कि अब ये प्रोडक्ट कहाँ पे डिलीवर करना है। It may also happen that the goods are subsequently acquired by the seller. He has to intimate the buyer. अब यहाँ पे क्या होता है, सेलर रेडी एक्वायर कर रहा है या रेडी कर रहा है और फिर वो सेकेंड स्टेप आएगा इंटीमेट द बायर, वो बायर को इंटीमेट करेगा एंड देन बायर उसको इन्फॉर्म करेगा। अप्लाई का मतलब इन्फॉर्म करेगा कि हाँ अब इसको कहाँ डिलीवर दो। Buyer has no cause of action against the seller if he does not apply for delivery unless otherwise agreed upon. Buyer कोई और मतलब अगेंस्ट में उसके कुछ एक्शन नहीं ले सकता अगर बायर उस सेलर को इन्फॉर्म नहीं कर रहा है कि तुम ये कहाँ डिलीवरी करो। मतलब लेट डिलीवरी के चार्जेस वो प्लेस नहीं कर सकता बायर। एक और एग्जांपल देती हूँ, बहुत अच्छा है। नेपाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया है, उसका नाम मैं बोल रही हूँ, काठमांडू में बनाया है उन्होंने, काफी बड़ा। जब वो हॉस्पिटल पूरा उसका फर्नीचर, उसके मशीन, जितने भी इक्विपमेंट्स है, मेडिकल इक्विपमेंट, सब इंडियन गवर्नमेंट ने ही उसको रेडी करके दिए। जिस टाइम फर्नीचर डिलीवर करने का टाइम आया, 4 लॉट्स में उनका पूरा फर्नीचर इंडिया से ही जाना था, ट्रक लोड। पहला लॉट जब जाना था उस समय काठमांडू में कुछ दंगे, कुछ डिस्टर्बेंस शुरू हो गए। ट्रक लोड मटेरियल रेडी था, सेलर ने इन्फॉर्म किया कंपनी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म किया कि मेरा पहला लॉट रेडी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहाँ लेके जाती, क्योंकि वहां तो डिस्टर्बेंस शुरू हो गई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने पास भी नहीं रख सकती उस मटेरियल को, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइलेंट हो गई कि ये मटेरियल कहाँ जाएगा। और सेलर जो है उसका जब तक पहला लॉट गोदाम से निकलेगा नहीं तो वो दूसरा लॉट बना के रखेगा कहाँ, तो इसलिए उसने दूसरा लॉट बनाया नहीं। जब वहां पे डिस्टर्बेंस शांत हो गई तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको इन्फॉर्म किया, उसका पहला लॉट जब निकल के चला गया तो उसने दूसरा लॉट बनाना शुरू किया। इस केस में हुआ क्या, पहले लॉट की डिलीवरी एज पर कॉन्ट्रैक्ट डिले हो गई,
सेकेंड लॉट का तो मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन ही डिले हो गया। ये दोनों चीजों के जो डैमेजेस हैं वो सेलर के इम्पोज करने लगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो बिल पासिंग थी अकाउंट्स डिपार्टमेंट, उन्होंने सेलर के ऊपर डालना शुरू किया। जब सेलर के ऊपर डालना शुरू किया, देन सेलर ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया कि फर्स्ट लॉट की इंफॉर्मेशन उसने टाइमली दी थी। आपने एग्री करने में, आपने प्लेस बताने में, आपने कंफर्मेशन देने में डिले किया, उसकी सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और उसने कॉन्ट्रैक्ट में भी ये चीज क्लियर की थी कि जब तक आप पहला लॉट नहीं लेंगे, मैं सेकंड लॉट का मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, मेरे पास स्टोरेज प्लेस नहीं है, इतना मटेरियल मैं कहाँ स्टोर करूंगा। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि जब तक बायर इन्फॉर्म नहीं करेगा उसके अकॉर्डिंग, और बायर कोई रिवर्स एक्शन सेलर के अगेंस्ट में नहीं ले सकता। अभी क्लियर है? यस मैम। कोई नया नाम चाहिए मुझे। योगेश, अरुण, आप ही लोग बोल रहे हो, विनीत, कोई और है क्लास में? या सब लोग सोच रहे हैं बाद में मैडम की वो यूट्यूब वाली वीडियो देख लेंगे, रिकॉर्डिंग वाली। ज्योति सेठी, आप क्लास में हो बेटा? मैम कह रहे हैं छुट्टी कर दो। छुट्टी कर दो? अरे वेरी गुड, मैं भी खुश हूँ। हाँ लेकिन नहीं, मैं जो 2 मिनट बात करनी, चलो मैं रिकॉर्डिंग पहले स्टॉप करती हूँ।